अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हमें कवर करने होंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी, जैसे कि स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक, और स्लोप का रिलेशन क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, दो लाइन पैरेलल कब होंगी, ये सब कंडीशन जो है ना हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इन क्लास 10th 9th में तो ऐसा है और उसमें कुछ था नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 9th क्लास में बस एक इंट्रोडक्शन था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, आपको पॉइंट्स लोकेट करने आते हैं नहीं आते, वो सब चीज़ें आपको देखी होंगी। लेकिन 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 3 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस हुए थे। कौन सा? पहला फॉर्मूला द डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सेकंड वन द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। एंड द थर्ड वन इज द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स। ओके, तो हमें ये भी कवर करना है। देन उसके बाद थोड़ा सा स्लोप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक हल्का फुल्का इसमें एक्स्ट्रा जो कवर कर लेंगे कि अगर पूछ लिया गया तो कम से कम हमें कम कर पाएँ आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं द नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे? एक होता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई प्लेन जो होता है हमारा, ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है पूरा। तो कार्टेशियन सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री प्लस द कार्टेशियन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्री में हमने फिगर्स पढ़ी, कौन सी? ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स का एरिया निकालना, ये सब चीज़ें रहीं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इनके बारे में पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे यही चीज़ है, लेकिन कहाँ? एक कोऑर्डिनेट, एक सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। उस सिस्टम को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है वो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। तो सी, अगर हम बात करें, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, कितना डायमेंशनल सिस्टम होता है? मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है। ओके, 1 डायमेंशनल सिस्टम, 1 डायमेंशनल सिस्टम एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। खाली नंबर लाइन जो आपने पढ़ी वो क्या? एक 1 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें खाली सिर्फ और सिर्फ एक एक्स एक्सिस हुआ करती थी। उसके बाद आपने 9th क्लास में आके कार्टेशियन सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें 2 डायमेंशनल सिस्टम हो गया, जिसमें एक्स और वाई प्लेन हो गया। जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? ये एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल सिस्टम एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशनल सिस्टम किसी पार्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और 3D सिस्टम जो होता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम जो होता है वो एक पार्टिकुलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 3D सिस्टम अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th और 12th में जाके पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? 2D सिस्टम देखना है। 2D सिस्टम मतलब अबाउट द एरिया, दिस लाइक दिस, ये बोर्ड जो है ये एक 2D सिस्टम है। ओके, तो अगर हम बात करें तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? दिस पॉइंट इज नोन एज योर ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस को हमने पार्टिकुलरली एक नाम दे दिया है, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, एब्सिसा। और ये जो एक्सिस कहलाती है हमारी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये कहलाती है ऑर्डिनेट एक्सिस। और जब ये दोनों कंबाइन होती हैं, ऑर्डिनेट प्लस एब्सिसा, ये बीच में कोई पॉइंट आएगा, तो ये जो एक्सिस है हमारी, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या? एक्चुअल में यही है कि एक
पढ़ना ज्योमेट्री को ही है, लेकिन एक पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब ज्योमेट्री की स्टडी करोगे वही हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। ठीक है, डेरिवेशन हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डेरिवेशन नहीं करना, हमें बेसिकली फॉर्मूलाज देखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सी, अगर हम बात करें, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 and this is another point Q and whose coordinate is x2 y2। ये हमें दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स PQ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। ये हम पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था? सी, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था? इसको मैं बस एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको, है ना, इसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो अगर कोई भी लाइन है, ये कोई पॉइंट P है हमारा, x1 y1, दिस इज अगेन x2 y2, और ये कोई पॉइंट है हमारा R का, हमने नाम दे दी R। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y। और ये पॉइंट जो है PQ, और ये पॉइंट R जो है इस PQ लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इट मे बी इक्वल और अनइक्वल, कुछ भी हो सकता है। वन पार्ट इज योर M1 एंड अनदर पार्ट इज योर M2। तो ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये पॉइंट्स आ जाएगा x निकल के। सिमिलरली y भी आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? M1 x2 सॉरी y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से ये y निकल कर आ जाएगा। ओके, इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या है कि अगर हो सकता है कि सपोज करो कि R क्या है? मिड पॉइंट है। इफ स्टार बना के लिख लेते हैं, इफ R इज द मिड पॉइंट। R क्या है हमारा? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा? ये M1 और M2 दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। किसके बराबर हो जाएंगे? ये M के बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो, x किसके बराबर होगा? x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m। ठीक है, यानी कि ये 2m हो जाएगा। यहाँ से अगर हम m कॉमन लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। और सिमिलरली y किसके बराबर आ जाएगा? y आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो सीधा सीधा आपका अरिथमेटिक मीन जिसे कहा जाता है, इन दोनों को हमने ऐड किया अपॉन 2 से ये निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से y आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा 2 तरह के डिविजन्स होते हैं हमारे। तो ये जो हमारा डिवीजन है ये क्या कहलाता है? ये एक्चुअल में है क्या? ये है इंटरनल डिवीजन। ये है हमारा इंटरनल डिवीजन। तो लाइन 2 तरह से डिवाइड करती है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो ये वाली लाइन जो है, जो हमने आपको बताया, ये कहाँ, ये किस से डिवाइड करी? ये जो डिवाइड करी है ये करी है इंटरनली डिवाइड। तो इंटरनली के केस में सिर्फ फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा। और यही चीज अगर मैं बोल दूं कि ये एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है तो बस इतना सा देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नली एक्चुअल में है क्या, मैं थोड़ा आपको आइडिया बता दूं एक्सटर्नली में किस तरह की कंडीशन आती है। तो अगर आपकी ये लाइन है सी, आप यहां कर लो इसको, सॉरी, अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2, या फिर छोड़ो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2,
तो एक डिवीजन तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक m1, और दूसरा डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हो जाएगा m2। तो किस तरह का डिवीजन हुआ, ये इंटरनल पार्ट और ये एक्सटर्नल पार्ट। तो एक्सटर्नल डिवीजन इस तरह की बात करते हैं कि ये इस तरह का डिवीजन जो होता है हमारा, ये एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। बस ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ लो एक्सटर्नल डिवीजन है क्या, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला x इजिकल टू वॉट, m1 x2 माइनस आ जाएगा बस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से y आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये क्या है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का है। और ये जो फॉर्मूला हमारा हुआ है ये किस चीज़ का है, ये है हमारा इंटरनल डिवीजन का। ये इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले कहलाते हैं, लाइक दिस। तो मिड पॉइंट का केस वहाँ भी सेम हो जाएगा और यहाँ भी सेम हो जाएगा, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ला होगा, बस थोड़ी सी नई चीज़ क्या है, ये इंटरनल डिवीजन आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो, एक्सटर्नल डिवीजन आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना कि इस प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आपके प्लस ही है तो वो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एंट्रेंस में, तो वो पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द लाइन्स इफ द लाइन डिवाइड्स इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली अगर कहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक्सटर्नली अगर कहेगा तो आप वाला फॉर्मूला लगाओगे। इज इट क्लियर? नोट करिए जल्दी से। अब बात करते हैं किसकी, द थर्ड जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला था वो क्या था, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। एरियाज ऑफ ट्राइंगल, या सीधे सीधे एरियाज ना लिख के एरिया लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक एरिया निकालने हम 10-10 एरिया नहीं निकाल रहे। तो अगर ये कोई ट्राइंगल है सी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1 एंड अगेन x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट इज x3 y3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला नहीं है, बस याद रखिएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, है ना। जब आपने x1 लिया तो क्या आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स, यहाँ क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स की बात चल रही है। तो ट्राइंगल जब कुछ भी आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, ये कुछ पार्टिकुलरली फाइनाइट वैल्यू आएगी निकल के, नहीं आएगी। लेकिन अगर ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या होगा, अगर ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा तो ये 3 पॉइंट कैसे आएंगे। इसको आप इस पॉइंट को जो है ना, अगर आप स्ट्रेच कर दो इस तरह से, इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दो तो ये एक लाइन पे पॉइंट आएंगे, यानी कि इस तरह से। ठीक, ये आ गया हमारा x1 y1 और ये आ जाएगा हमारा सपोज करो x2 y2 और ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा x3 y3। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं हमारे, कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या हुए, द पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स स्टार बना के लिख लेते हैं, द पॉइंट्स which lies on the same line, ओके। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई क्लासरूम है, उसमें फर्स्ट बेंच जो है उसमें 3 बच्चे बैठे हैं, तो वो 3 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं ना, 1 2 3। तो इस तरह के जो आपका अरेंजमेंट होता है ये कोलिनियर सिस्टम कहलाता है। तो ये जो 3 बच्चे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट
कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन जो है वो कितने पॉइंट से बनती है, इनफाइनाइट पॉइंट से, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन भी पास हो सकती है, ये सिंपल है। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन पे लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या एक लाइन पास हो सकती है, नहीं हो सकती, एक भी लाइन पास नहीं हो सकती। तो सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो देखो, जब सेम लाइन पे लाई करेंगे तो ट्राइंगल थोड़ी फॉर्म कर रहा है, ये एक लाइन फॉर्म कर रही है ना। तो लाइन का एरिया तो कुछ होता नहीं है, लाइन क्या, लाइन की लेंथ तो होगी, ब्रेथ नहीं है ना, ब्रेथ। लाइन की लेंथ कितनी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन ब्रेथ तो नहीं होती ना लाइन की। तो जब ब्रेथ नहीं होगी, जीरो ब्रेथ होगी, हम जीरो नहीं होती, कुछ फाइनाइट होती है, लेकिन हम जीरो सपोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली ये बात ये है कि इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, then the area of triangle is equal to 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन दैट केस 0 हो जाएगा। ये भी आप पढ़ कर आ चुके हो क्लास 10 में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट यही था हमारा, एक सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूले में मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, वो भी आपने पढ़ा, वो भी हमने बताया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था, तो उसमें क्या कंडीशन आती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा, जब 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है तो स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी, सेंट्रॉइड की। एक नई चीज आती है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये सेंट्रॉइड क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम सेंट्रॉइड का, फर्स्ट टाइम नहीं होगा। सेंट्रॉइड होती क्या है, सी देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है, इससे देखो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ये सर्किल में भी हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, तो इसकी जो मीडियंस होती हैं, ये कोई इसकी मीडियन होगी इस ट्राइंगल की, मैंने नाम दे दिया इसको DAD। इस ट्राइंगल की भी कोई मीडियन होगी BE, और इस ट्राइंगल की भी कोई मीडियन होगी इस लाइन पॉइंट की, ये मीडियन है ना CF। जहां पर जिस पॉइंट पर किसी भी ट्राइंगल्स की मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, ये कुछ पॉइंट का नाम दे दिया मैंने G। ठीक है, जिस पॉइंट पर किसी भी ट्राइंगल्स की मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सेंट्रॉइड होता क्या है। किसी भी ट्राइंगल की अगर जहां मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया, G से किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या, हमेशा ऑलवेज ये जो रेशियो होता है ना हमारा बेटा, AG अपॉन GD, ये 2:1 के बराबर होगा ऑलवेज इन केस ऑफ मीडियन। द रेशियो ऑफ AG to GD इज ऑलवेज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली CG to GF, ये भी 2:1 होगा, है ना। BG to GE, ये भी 2:1 होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें आएंगे हमारे पास, जो हम इससे बहुत आसानी के साथ जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अगर ये ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका दे रखा है कितना, x2 y2, और इसका कितना दे रखा है, x3 y3। ठीक है, और इसका जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो क्या, x, y।
तो x किसके बराबर हो जाएगा? नाउ x इज इक्वल टू व्हाट? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और सिमिलरली y किसके बराबर हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड की बात समझ में आई हमारे कि सेंट्रॉइड होता क्या है। यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलेगा जो हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई सेंट्रॉइड की। तो ये चीज़ें वो थी जो बेसिक थी, जो आप लोग पढ़कर आ चुके हो, क्योंकि इंट्रोडक्टिव वीडियो है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सब क्लियर कर लें इसके अंदर। तो अब बात करेंगे किसकी? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्लोप। ये स्लोप होता क्या है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे स्लोप की। अब स्लोप पढ़ाना इसलिए मैथमेटिक्स में ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में स्लोप के ऊपर क्वेश्चंस जो है ना वो हैं, जो आ चुके हैं हमारे, और जो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको तो उनको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी जब आप स्लोप पहले से पढ़े हुए होंगे। ओके, तो इसलिए अब पहले पढ़ाते हैं हम स्लोप। स्लोप होता क्या है ये बताते हैं। तो इससे पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके 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 ओके। अच्छा, थोड़ी टिग्नोमेट्री का भी यूज़ रखना, याद रखना, टिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने टिग्नोमेट्री पढ़ा दी पहले ही आपको, तो टिग्नोमेट्री का भी यूज़ आ सकता है। बात करते हैं किसकी? स्लोप की। जैसे नाम वैसा काम। स्लोप, आप लोग अगर इसको लेमन लैंग्वेज में कहो, स्लोप होता क्या है? एक ढाल, ढाल ही तो होता है इस तरह से, जो एलिवेट होके जो है फिसलन होती है, जैसे कहा जाता है ना चढ़ने के लिए, तो वो स्लोप ही तो होता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? वो कुछ ऐसा सीधा थोड़ी है, इस तरह सीधा थोड़ी है, वो कुछ एलिवेशन पर है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है। यही तो स्लोप है। ये देखो, हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। ये कुछ एंगल एक्यूट भी हो सकता है और ये एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से अगर कोई लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से कैसा एंगल बना रही है? कोई एंगल बना रही है एक्यूट, तो ये क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। इसका tan थीटा सी। देखते हैं कैसा होगा। तो देखो आप कि अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, इफ सपोज दिस इज अ लाइन एंड ये कार्टेशियन सिस्टम है हमारा, है ना, एक्स वाई, अगेन एक्स डैश और वाई डैश। मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, सपोज दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन ड्रॉ करी। अब स्लोप होगा क्या? अब आपके माइंड में तो दो क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर ये तो दो जगह एंगल बना रही है। कहाँ बना रही है? एक सर ये एंगल बना रही है, एक ये एंगल बना रही है। तो द लाइन विच मेक्स द एंगल विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? क्या? द लाइन विच मेक्स द एंगल विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज थीटा। सपोज दिस इज अ थीटा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये स्लोप कहलाएगा। क्या? इसका tan थीटा। इसका जो tan थीटा होता है ये क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। मैं आपको फॉर्मूला दूंगा जल्दी से, पहले आप इसको समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या होता है स्लोप, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम एक स्मॉल वर्ड स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? m होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया स्लोप। तो अब अलग अलग कंडीशन आ सकती है ना। सी, एक की हो गई कंडीशन, तो ये क्या है? इसमें एक्यूट एंगल है। तो स्लोप किस तरह का है हमारा? स्लोप जो है इन दैट केस देखो, एक्यूट एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का? द स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, ये हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव। अब देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं, इधर आओ। अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, ठीक है, ये स्लोप बहुत कुछ डिसाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो अब देखो एंगल ये भी बन रहा है और एंगल ये भी बन रहा है, लेकिन हमें कौन सा एंगल देखना है? द एंगल विच मेक द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन, ये है थीटा ना।
तो इस टाइम पे थीटा क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज है, यानी कि ग्रेटर देन 90। थीटा क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज है, यानी कि ग्रेटर देन 90। और ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या होता है, ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा ना, तो टेन थीटा इन दैट केस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में क्या होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यानी ग्रेटर देन 90, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट पे टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, और इसको माइनस टेन थीटा भी कह सकते हैं भैया, एक ही बात है, जो भी आए निकल के। ओके, इसको m से रिप्रेजेंट करते तो ये माइनस m हो जाएगा। अब जरा तीसरी कंडीशन देखो, अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये लाइन है हमारी और ये चीज जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन आपके परपेंडिकुलर आ गई, तो अब इसका स्लोप क्या होगा, यही तो होगा ना स्लोप, यानी कि 90 डिग्री। तो अब आप एक चीज कह सकते हो कि सर 1090 तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जब भी लाइन कभी परपेंडिकुलर होगी ना एक्स एक्सिस के, तो स्लोप हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब फिर एक और कंडीशन ले लो आप, इन दैट केस स्लोप इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब इधर आओ, अब एक लाइन ले लो इसी तरह से, यही ले लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है। तो अब जरा बताओ एंगल कितना आ रहा है, देखो जरूरी नहीं है अगर मैं वाई से ले लूँ, इस तरह से ये भी लाइन ले सकता हूँ। तो आप इसको अगर देखोगे ध्यान से तो हॉरिजॉन्टल आपका ये हो जाएगा, और अगर आप लाइन को ऐसे लोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये लाइन है, तो ये 0 डिग्री एंगल है ना, 0 या 180, तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी कभी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, लिख लो यहां पे, इफ द लाइन which is parallel to x axis, which is parallel to x axis, then slope is equal to 0, स्लोप 0 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट अब यहां लिख दो, इफ द लाइन which is perpendicular to x axis, which is perpendicular to x axis, स्लोप इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशंस हैं। स्लोप आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो एंगल बना रहा है हमारा थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये स्लोप कहलाता है। तो ये सब कंडीशंस है, इसको नोट करो। फिर उसके बाद जो है ना हम आपको स्लोप के बारे में बताएंगे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कब यूज होता है। तो इसको जल्दी से हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो उसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये है कि हमें देखना क्या कि स्लोप होता क्या है, इसका यूज़ क्या है ना। इसका यूज़ बहुत सारे यूज़ होंगे, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना वो भी स्लोप के कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी हो जाएंगे ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको हटाइए आप, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। सी, स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सी, दिस इज योर अगेन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अब तो समझ चुके हो। अब करेंगे काम की बात। लेट सपोज दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन जा रही है, ये कोई लाइन जा रही है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कहा, दिस इज योर x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या कहा, x1 y1। मैंने आपको क्या बताया बेटा, स्लोप जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, tan थीटा होता है ना। क्या होता है स्लोप, tan थीटा होता है। तो सी,
अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लूं और इस लाइन को भी मैं आगे बना लूं, तो मैंने क्या कहा था, इसको अगर आप आगे देखो इस तरह से बढ़ाओगे, इस तरह से आएगी ना, तो ये एक्स एक्सिस के साथ देखो, एक्स एक्सिस ये भी तो एक्स एक्सिस, ये एक रेफरेंस लाइन है, तो ये थीटा बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये थीटा और ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी तो थीटा होगा, x1 y1 है ना, ये भी तो थीटा होगा। तो आपको इस टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन थीटा किसे बोलते हैं? स्लोप को ही बोलते हैं। तो स्लोप है क्या एक्चुअल में? तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो a, b और c, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन क्या, बी सी। इसको आगे बढ़ाओ, इसको नीचे तक ले लो, इसको नाम दे दो आप P और इसको भी नाम दे दो, चलो इसको नाम दे दो Q। मैं बताऊंगा इसको क्यों नाम दे रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजह है इसको देने की। तो जरा और ध्यान से देखो कि यहां से लेके ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस है हमारा क्या, x1। देख लो बहुत ध्यान से, अगर भाई ध्यान से देख लो, ये x1 है या नहीं है, और ये क्या है, इधर देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा y1, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। अब इधर आओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x2। अगर बहुत ध्यान से देखो तो है ना x2 ये, और तुम्हारा यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस, इसको बढ़ा दो आगे, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा y2। ठीक है, तो देखो ए बी डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो ये ए बी किसके बराबर होगी, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए बी सी के तो बराबर होगी। देखो ये पैरेलल जा रही लाइन, ये इसके इसी के तो बराबर होगी, तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी किसके बराबर हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से हम क्या समराइज करेंगे, स्लोप। स्लोप क्या होता है, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप पूछे, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर ऑर्डिनेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सिसास, ये फॉर्मूला होता है किसका, स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। ये लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 1। जल्दी से इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या होगा, हमने सपोज कर लिया इसका स्लोप m होगा, m इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, कितना आएगा इसका स्लोप, -1। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप निकाला जाता है कि लाइक द बिटवीन द टू पॉइंट्स का स्लोप क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, मैंने बताया आपको, एंगल एक्यूट है तो स्लोप आपका पॉजिटिव है, एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है, एंड सो ऑन। ये सब कंडीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी था आपके लिए कि स्लोप ये एक्चुअल में है क्या। क्लियर टू ऑल? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अब इसकी कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन की भी फॉर्म्स होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, ये याद रखो आप, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म नहीं कहलाती, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन इक्वेशन होती है लाइन की, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो इसको डायग्राम से, तो ये है क्या कंडीशन, अगर ये कोई सिस्टम है हमारा, कार्टेशियन सिस्टम है, ओके, और ये कोई लाइन आ रही है हमारी, ये कोई लाइन आ रही है हमारी, सी लाइक दिस, ये कोई लाइन आ रही है, या फिर ऐसे कह लो कि ये लाइन हमारी ऐसे आ रही है, यानी कि यहाँ से इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट हमारा ओरिजिन से लेके ये पॉइंट कहलाता है सी। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, m है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ वेयर c इक्वल टू क्या होता है, वेयर c इक्वल टू, c जो होता है हमारा ये क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या कहती है, ये लाइन जो है ये इंटरसेप्ट कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्म ये हो गई जनरली। तो अगर आपको
अच्छा यही सी बताता है, यही सी हमें बताता है कि हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। तो देखो इसके अंदर एक नोट बना के लिख लो, ये लाइन की इक्वेशन थी ना, y इक्वल टू क्या mx प्लस सी, लिखो कि इफ c इक्वल टू 0 देन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जब कभी ये सी इंटर यानी कि वाई इंटरसेप्ट 0 हो गई ना, अभी तो ये फाइनाइट वैल्यू है, कुछ तो यहां से जा रहा है, तो जब ये यही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है ना लाइन की, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर जब कभी c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं, एक दो चीजें और हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हो, कंफ्यूज मत हो, थोड़ी नई नई चीजें लग रही होंगी आपको। ठीक है, सीख लो, एंट्रेंस के बहाने सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो हम उसको देखो इन तरीकों से भी करके दिखा सकते हैं। हो सकता है इन तरीकों से थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा टाइम बच जाए, तो थोड़ा सीख लो, ये आगे भी काम आएंगे आपके, ये आपके व्यस्त नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा ज़्यादा, मैं कंफ्यूज होगा सब, थ्योरी पढ़ा दी बहुत लंबी चौड़ी। देखिए ध्यान से, अब एक चीज और याद कर लीजिए, बस ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स क्या होता है? सपोज करो, कन्वेंशन के लिए अपने पास डायग्राम बना लो सिंपल सा, ये कोई दो लाइन है। ठीक है, ये कोई दो लाइन है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m1 एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m2। इन दोनों का स्लोप आपको दे रखा है m1 और m2, है ना, और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? थीटा। तो दो लाइन के जब स्लोप आपको दे रखे होते हैं और उनके बीच का आपको अगर एंगल निकालना होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड्यूलस है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ली है मैंने, यानी कि पॉजिटिव होगा जो भी है, ये नेगेटिव नहीं होगा अंदर जो भी ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से कुछ कंडीशन निकल कर आती है हमारे पास। यहां से क्या कंडीशन निकल कर आती है ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो दो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, और ये जो दो लाइन है ये पैरेलल भी हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, ये पैरेलल भी हो सकती हैं और ये परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि जब ये पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो तब। तो पहली कंडीशन, इफ the two lines are parallel। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो पैरेलल में एंगल कितना बनेगा जल्दी बताओ मुझे? पैरेलल के केस में एंगल बनेगा थीटा कितना होगा जल्दी से? 0 डिग्री होगा या नहीं होगा? देख लो, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में एंगल ओवरलैप कर लोगे तो यानी 0 डिग्री ही एंगल रहेगा। तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा? ये tan 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 हो। कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है? जब 0 होता है कि डिनोमिनेटर 0 हो, या जब 0 होता है कि न्यूमरेटर 0 हो। कोई भी फ्रैक्शन 0 जब होता है जब उसका न्यूमरेटर क्या हो? 0 हो। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बात समझ में आई? तो जब कभी दो लाइन पैरेलल होंगी, जब कभी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। क्या? जब कभी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। देखो इसमें आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, कभी भी कोई इक्वेशन होती है ना, आप इक्वेशन देख के, लीनियर इक्वेशन इन टू, कोई भी टू वेरिएबल इक्वेशन देख के बता सकते हो उसका स्लोप क्या होगा। कैसे? किसी भी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, और c जो होती है वो y इंटरसेप्ट होती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसके लिए आप मुझे बताओगे। मैंने आपको एक लाइन दे दी 2x प्लस y इज इक्वल टू -1। तो इस लाइन को देख के बता दो कि इसका स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। सीधी सी बात है। देखो आपको y को इंडिपेंडेंट छोड़ना है, y इज इक्वल टू क्या? -2x,
और -1, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हुआ -2, तो ये इसका स्लोप हो गया और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो आप लाइन को देख के भी इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप देख के बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगी। तो हमें ज्यादातर काम जो पड़ेगा वो स्लोप का पड़ेगा, y इंटरसेप्ट का इतना नहीं पड़ेगा। तो स्लोप जब आपको पता चल जाएगा देख के, तो आप आसानी से बता सकते हो कि लाइन पैरेलल कब होंगे और परपेंडिकुलर कब होंगी। तो उसके बाद हमने क्या बताया आपको, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला, कि अगर ये दो आपके लाइन है, इन दोनों के बीच इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो tan 0 हो जाएगा ना ये। तो 0 होने का क्या मतलब होगा, 0 होने का मतलब ये है थीटा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी लेफ्ट साइड जो है ना 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड 0 जब भी हो सकती है ना जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा m1 माइनस m2 भी 0 हो जाएगा और यहाँ से m1 इक्वल टू m2 निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने क्या सीखा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जो एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, है ना। सी ये कोई कोलिनियर पॉइंट्स हो गए P, Q और R। तो क्या ये QP और PR पैरेलल नहीं होंगे? क्या ये QP और PR पैरेलल नहीं होंगे? अगर आप इनको आप अलग कर लो, इस तरह से कर लो, तो ये भी तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में आते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट के केस में क्या होता है, अगर कोई एक पॉइंट कॉमन होता है तो स्लोप ऑफ QP बराबर हो जाता है स्लोप ऑफ PR, और स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कंडीशन कोलिनियर के केस में भी हो जाएगी। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनको पॉइंट्स में आप करते क्या थे, पहले इसका डिस्टेंस निकालते थे, फिर इसका डिस्टेंस निकालते थे, फिर इस पूरे डिस्टेंस के बराबर रखते थे। कैलकुलेशन लेंथी होता था नहीं होता था, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ सीधा दो पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा। वहां से आप जो अननोन वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्लोप जब कभी लाइन दो पैरेलल हो जाएंगी तो दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अभी कंडीशन काय की रह गई है, अभी कंडीशन रह गई परपेंडिकुलरिटी की। परपेंडिकुलरिटी में क्या होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उसको भी लिखिए जल्दी से, उसको हटा दे रहा हूं। इफ the two lines are perpendicular। देखो इस लाइन को देखो जरा, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर कर दूं, इसी की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अभी, तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट कब होता है, कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट जब होता है जब डिनोमिनेटर क्या हो 0। तो इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस m1 m2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के ना। तो यहां से क्या कंडीशन निकल कर आएगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो जब भी कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। और जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा आप, है ना, इन दोनों बातों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसके फर्दर थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। वरना कहोगे सर कि थ्योरी में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। थ्योरी बतानी बेटा ज़रूरी होती है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखिएगा बस कि जब कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, और जब कभी पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि हाँ सर हम कर क्या रहे थे अब तक। सी पहले क्वेश्चन करते हैं एक सा।
देखो सी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा, किसकी वैल्यू बतानी? बीटा की। सो दैट द लाइन्स, so that the lines, the value of beta, so that the lines x plus 2y minus 9 is equal to 0 and beta x plus 4y plus 5 is equal to 0 are parallel। देखो बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या कंडीशन थी पैरेलल लाइंस की? ऑप्शन लिख लेता हूं पहले। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन हुआ करती थी, ये बताओ पहले। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन थी? पैरेलल लाइन की यही तो कंडीशन थी कि इन दोनों के स्लोप हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्लोप फाइंड करने के लिए इक्वेशन के तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा mx प्लस सी में, तभी तो आपको पता चलेगा कि x का कोफिशिएंट जो है ये स्लोप है। ठीक है, तो वही हम काम करते हैं। तो क्या करोगे? 2y बराबर -x प्लस 9 और y इक्वल टू -1/2x प्लस 9/2। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? -1/2 हो गया, नहीं हो गया? अब इधर आओ, बीटा की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, अब इसको देखो, इसको भी ऐसे ही करो। 4y इज इक्वल टू -βx और -5 और y इज इक्वल टू कितना? -β/4 x और -5/4, यानी कि ये इस लाइन का स्लोप हो गया। ठीक है, तो m1 कितना है? m1 है हमारा -1/2 और m2 कितना है? -β/4। ठीक है, तो इसने ये कहा कि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा? m1 बराबर m2, यानी के -1/2 इज इक्वल टू माइनस का β/4 प्लस कितना होगा? बीटा, इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 2। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन अब तक जो है थ्योरी में समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चन होगा, लेकिन अब जब क्वेश्चन आते हैं ना सामने तो तब समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये कंडीशन थी, ये हो सकती थी। तो इसने क्या कहा? बीटा की वैल्यू निकालनी थी जब आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। तो हमने क्या किया? इसका स्लोप निकाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर उसका स्लोप निकाला अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के केस में दोनों के स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते नहीं होते। तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल दी और बीटा की वैल्यू कितनी आई निकल के? 2। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मुझे थोड़ी एग्जाम्पल देनी ज़रूरी थी, इसलिए नोट तो कर ही लिया होगा। See the next question. क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k k की वैल्यू बतानी है आपको। फॉर विच द लाइन्स, फॉर विच द लाइन्स, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स हमें दे रखी हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 27x
प्लस के वाई प्लस 25 इजिकल टू 0 आर परपेंडिकुलर, कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर की। तो ऑप्शन ले लेते हैं 9, ऑप्शन बी -16, ऑप्शन सी -12 एंड ऑप्शन डी -18। ये है हमारी कंडीशंस जो हमें दे रखी हैं और इन्हीं कंडीशन को यूज़ करके हमें करना है। तो जल्दी से, अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि जब कभी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप तो क्या हो जाएगा बराबर, और जब कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1, है ना, ये तो बताई थी। तो पहले अगेन इसको भी इक्वेशन को तुमको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, 3y इजिकल टू -2x -7 और y इजिकल टू -2/3x -7/3, यानी कि इसका स्लोप कितना हो गया लाइन का -2/3। अब दूसरी लाइन को आइए, ये क्या हो जाएगा के वाई इजिकल टू -27x -25 और y इजिकल टू वॉट -27/kx और -25/k, डिवाइड कर लेंगे ना, ये आ जाएगा निकल के। तो इसका स्लोप क्या है बेटा, इसका स्लोप आया हमारा दिस वन -27/k। तो देखो पहली लाइन का स्लोप क्या था, ये आया m1, और इस लाइन का स्लोप क्या है, ये आया m2। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशंस क्या बताई थी, परपेंडिकुलर की कंडीशंस क्या होती हैं कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 इजिकल टू -1। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना है -2/3, इसका स्लोप कितना है -27/k इजिकल टू -1। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 9 ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 3 9 तो कितना आएगा, k इजिकल टू कितना, ऑप्शन है k इजिकल टू -18, ये इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसके अंदर, जब कभी लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और जब कभी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो वही बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना रखना है कि आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने देखा हमने दोनों क्वेश्चंस में इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, y इक्वल टू mx प्लस c में। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके तो इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया। इंट्रोडक्शन एक अपना आपने बहुत ह्यूज पार्ट था, और थोड़े से इसके हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे। ठीक है, और देन एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, या फिर यह है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको हम कवर कर लेंगे रिमेनिंग पोर्शन जो है। तो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अभी आप यहीं इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात।